लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के टाइप में हमने पहला टाइप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे सेकंड टाइप के बारे में, जो होगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है? बेसिकली जिसमें हम पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। अभी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर देखा जिसमें हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते हैं, वो सिंपल फॉर्म होती है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में थ्योरेटिकल पार्ट इतना कुछ है नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे और उस प्रोग्राम की सहायता से मैं आपको समझाते हुए चलूँगा कि क्या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होते हैं। बेसिकली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जैसे नाम से ही पता चल रहा है, उनमें हम पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। अब इसका यूज क्या है वो हम प्रोग्राम लिखेंगे तो यहाँ पर समझते चलेंगे। आप पॉइंट को नोट कर सकते हैं। इसमें ऐसा थ्योरेटिकल पार्ट कुछ था नहीं, इसलिए मैंने थ्योरी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, मैं एक यहाँ पे नया प्रोग्राम लिखूँगा और यहाँ पे मैं लेट से न्यू फाइल क्रिएट कर लूँगा और उसका नेम मैं इसको सेव कर लूँगा और लेट से पैरा कंस्ट्रक्टर डॉट cpp। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा पैरामीटर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये हमने देखा था लास्ट वीडियो में। तो इसमें कोई भी पैरामीटर हमने पास नहीं किए थे। ठीक है, तो अब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मतलब कि इसमें हम पैरामीटर पास कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब इसकी नीड क्या है कि हम इसमें पैरामीटर्स पास करें? अभी आपने देखा कि जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है, इसमें हम जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का नेम हमने अलग से असाइन किया और ऑब्जेक्ट का रोल नंबर यहाँ पे हमने अलग से असाइन किया। फिर सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया तो सेकंड ऑब्जेक्ट का हमने नेम यहाँ पे असाइन किया, उसका रोल नंबर हमने असाइन किया। तो मतलब जब भी हम नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका नेम, रोल नंबर, अभी तो 2 ही पैरामीटर हैं और मोर देन 1-2 पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। मतलब जितने पैरामीटर्स हैं उनको हमें मैनुअली यहाँ पे असाइन करना पड़ रहा है। नाम असाइन करना पड़ रहा है, रोल नंबर असाइन करना पड़ रहा है। जब सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया तो उसका नाम और रोल नंबर असाइन करना पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो कि एक ही लाइन में जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएं उसके साथ ही इसका नाम और उसका रोल नंबर और जो भी पैरामीटर्स हैं उनको असाइन कर सकें। जैसे ही सेकंड ऑब्जेक्ट बनाए तो जैसे ही एक ऑब्जेक्ट बना, इसी लाइन में, एक ही लाइन में इसका नाम, इसका रोल नंबर और जो भी पैरामीटर्स हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं, वो हम असाइन कर सकें। हमें मतलब कि ये इतनी सारी लाइन है, ये नहीं लिखना पड़ेगा, ये नहीं लिखना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए हम पैरामीटर्स पास करते हैं। ठीक है, तो अब वो कैसे करेंगे, इसकी नीड क्यों हुई पैरामीटर कंस्ट्रक्टर की, वो मैंने आपको बताया कि ऐसा करने के लिए हम बेसिकली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं, जिनमें हम पैरामीटर पास कर करके वो एक ही लाइन में ये सारा काम कर सकते हैं। जो हम, ये 3 लाइन का कोड है जो हम एक ही लाइन में कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें कुछ कोड है जो हमारा बच जाएगा, हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूँ ये, और मैं इसको भी लेट से यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बेसिकली ये हमारा सेम रहने वाला है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो चुका है, तो अब हम यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, तरीका सेम है। स्टूडेंट, ठीक है, क्लास का नेम है, वही नाम का फंक्शन बना दिया, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन चुका है, सिंपल। बट अब हमने क्या देखा कि जैसे ही हम कोई नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये कॉल होता है। ठीक है, लेट्स से हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट और S1 नाम का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। तो अब मुझे S1 का नेम असाइन करना होगा, तो मैं अलग से यहाँ पे कर रहा था। ठीक है, ऐसे मैं कर रहा था जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, और इसका रोल नंबर भी असाइन करना है तो मुझे इस तरीके से कुछ करना पड़ रहा था। ठीक है, बट हम चाहते हैं कि ये इसलिए करना पड़ रहा था क्योंकि हमने सिंपल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया था अभी। बट अब हम चाहते हैं कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, 3 लाइन का कोड है जो एक ही लाइन में कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, जब भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ये S1 का ऑब्जेक्ट बनाया, क्यों ना हम इसी के साथ में इसका नाम, इसका रोल नंबर और जो भी पैरामीटर्स हैं उनको पास कर दें, तो एक ही लाइन में ये सारा काम हो सकता है। मतलब कि जैसे ही हमने यहाँ पे S1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया तो हम इसी में इसका नेम, ठीक है, नेम और रोल नंबर जो भी है वो इसी में पास कर सकते हैं हम। ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला कोड हमें नहीं लिखना होगा, तो हमें सिंपल जो 3 लाइन का काम था वो एक ही लाइन में हो सकता है।
तो अब बेसिकली ये ऑब्जेक्ट बनाया हमने, तो ऑब्जेक्ट बनाया तो कहने का मतलब है उसके जो पैरामीटर्स हैं, उसके वेरिएबल्स हैं, जो हमने इसी में पास कर दिया है। अब हम कुछ वैल्यू पास कर रहे हैं, तो एक तरीके से यहाँ पे पैरामीटर ये कॉल होगा। हमने सिंपल इतना लिखा था S1, तो ये कॉल हुआ था, ठीक है। अब हम इसमें कोई पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो हमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना होगा। तो अब ये पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, तो ये हमें कंस्ट्रक्टर है, इसमें पैरामीटर ये रिसीव होंगे, तो इनको रिसीव करना होगा, जिसमें पैरामीटर हमें यहाँ पे पास करने होंगे। तो बेसिकली हमारे कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर पास करते हैं, पैरामीटर देते हैं, तो उसको ही बोलते हैं हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसकी नीड क्यों हुई वो आपको समझ ही आ गया कि हम 3 लाइन का काम एक ही लाइन में कर सकते हैं। तो बेसिकली अब हमने यहाँ पे जैसे S1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसका रोहन और उसका रोल नंबर हमने पास किया। 2 पैरामीटर हैं, अभी हमारे केस में मोर देन 1 मोर देन 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। सो अब हमने नेम और रोल नंबर पास किया, तो यहाँ पर हमें जो ये फंक्शन है, जो कंस्ट्रक्टर है, इसमें भी हमें यहाँ पर रिसीव करना होगा नेम, लेट्स से नेम 1, ठीक है, और यहाँ पे इंटीजर रोल नंबर 1, ठीक है। कुछ भी नाम, ये वेरिएबल्स है, ठीक है, ये हम कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, पैरामीटर्स हैं। तो इनका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, XYZ, ज़रूरी नहीं है नाम नेम 1 या रोल नंबर 1 ही दें, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं आप XYZ, ठीक है। तो अब हमने बेसिकली 2 पैरामीटर पास किए, तो 2 यहाँ पे वेरिएबल्स हमने यहाँ पे पैरामीटर्स इसमें भी पास किए इनको रिसीव करने के लिए, ठीक। तो जितने पैरामीटर्स हम यहाँ पास करेंगे उतने ही वेरिएबल्स हमें यहाँ पे क्रिएट करने होंगे, रिसीव करने के लिए पैरामीटर्स देने होंगे। तो अब हमें क्या करना है, जैसे हमने S1 ऑब्जेक्ट बनाया, तो भाई S1 का नाम रोहन और उसका रोल नंबर इसमें हमने पास कर दिया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो S1 का नेम होगा उसमें हमें ये नेम असाइन कर देना है, नेम 1, ठीक है। और इसी तरीके से जो S1 का रोल नंबर होगा, ठीक है, उसमें हमें ये रोल नंबर पास कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे लिखा नेम इक्वल नेम 1, जो ये पैरामीटर है, और रोल नंबर 1, तो ये इसमें लिख दिया रोल नंबर 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे S1 एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया, लेट से पहले इसको हम रन करवा के देखते हैं, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे मैं अब उसका रोल नंबर में प्रिंट करवा देता हूँ, या नेम में प्रिंट करवा देता हूँ। लेट से मैं यहाँ पे नेम प्रिंट करवा देता हूँ, S1.name, ठीक है। अब इसको मैं रन करवा के एक बार चेक करता हूँ इसका आउटपुट क्या आता है, ठीक है। सो इसको मुझे रन करवाना है, तो सिंपल मैं लिखूँगा GCC, और हमारे प्रोग्राम का नाम है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये रन हो चुका है, और मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा तो हम देख सकते हैं रोहन यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। हमारा काम तो बच चुका है, जो 3 लाइन का कोड था वो एक ही लाइन में हम कर पा रहे हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के द्वारा, और ये रोहन यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। बट अगर हम यहाँ पे मैं लेट से एक सेकंड ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, दूसरा ऑब्जेक्ट तो हम कितने बना सकते हैं ना, और कंस्ट्रक्टर तो एक ही होगा, ठीक है। तो दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया लेट से S2 नाम का, और इसमें लेट से मैं पास करता हूँ राम, ठीक है, और इसका वेरिएबल लेट से मैं कुछ भी रोल नंबर कुछ भी पास करता हूँ। तो अब मैं S2 का नेम प्रिंट करूँगा, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ठीक है। अब आपने देखा, यहाँ पे समझने वाली बात है, जैसे S1 मैंने क्रिएट किया तो उसका नेम रोहन और रोल नंबर 1002 हम पास किया, तो ये कंस्ट्रक्टर में गया, तो इसमें नेम आ गया, इसमें रोल नंबर आ चुका। अब यहाँ पे हमने लिखा नेम इक्वल नेम 1, मतलब कि ये S1 का नेम है, ठीक है। कौन से ऑब्जेक्ट के लिए कॉल हो रहा है उसी का नेम हो गए, और जैसे अभी S1 के लिए कॉल हो रहा है ये, ठीक है, तो ये S1 का नेम होगा, उसी में S1 का नेम जाएगा, और ये S1 का रोल नंबर है, उसी में S1 का रोल नंबर जाएगा। अब हम S2 के लिए कॉल होगा, जब S2 क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट 2, तो S2 के लिए कॉल करेंगे तो S2 का नाम राम और रोल नंबर 1005 इसमें जाएगा। तो अब की बार ये S2 के लिए कॉल हो रहा है, तो ये नेम S2 का नेम होगा, उसमें S2 का नेम जाएगा, और ये S2 का रोल नंबर होगा, उसमें S2 का रोल नंबर जाएगा। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं है रखना है, ठीक है। कहने का मतलब है ये कंस्ट्रक्टर जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होगा उसी का नाम और उसी का रोल नंबर में उसी के नाम और उसी के रोल नंबर जाएंगे, असाइन होंगे, ठीक है। तो इसको मैं अगर एक बार रन करवा के आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने अलग अलग रोहन और राम यहाँ पे प्रिंट किया है। तो इसको मैं एक तरीके से न्यू लाइन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि ये न्यू लाइन में प्रिंट हो,
ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे रोहन और राम अलग अलग यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। मतलब रोहन के लिए पहले ये कॉल हुआ तो इसके रोहन के नेम में रोहन का नेम चला गया, रोहन के रोल नंबर में रोहन का रोल नंबर चला गया। और फिर S2 के लिए कॉल हुआ तो S2 के नाम में S2 का नेम गया, S2 के रोल नंबर में S2 का रोल नंबर गया। तो इस तरीके से हम कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और उसी में ये असाइन होगा। कहने का मतलब है जैसे ये S1 के लिए कॉल हो रहा है, ठीक है, तो ये S1 है, तो इसको आप इंटरनली ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे काम कर रहा है बेसिकली, दिस नेम और दिस रोल नंबर, ठीक है। तो ऐसे में लिखूंगा और इसको मैं यहाँ पे रन करूँगा तो भी इसमें कोई चेंजेज नहीं आएंगे। आप देख सकते हैं सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो कहने का मतलब है दिस, अब ये दिस नया कीवर्ड है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। दिस बेसिकली क्या है, दिस एक कीवर्ड है जो पॉइंट करता है करंट ऑब्जेक्ट को। अब करंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, जिस ऑब्जेक्ट के लिए ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है उसके लिए। तो इसको अभी मैंने जो समझाया उसको आप अच्छे से आप समझ सकते हैं। जैसे पहले यहाँ पर ये S1 के लिए लेट से मैंने कॉल करवाया, तो अब दिस का मतलब होगा एक तरीके से S1, ठीक है, S1। तो S1 के नेम में S1 ये नेम जाएगा और दिस S1 के लिए कॉल हो रहा है तो बेसिकली दिस का मतलब हो गया S1, ठीक है। ये इंटरनली ऐसे होगा, लिखना नहीं है। अब S2 के लिए कॉल करना है तो अब दिस का मतलब हो जाएगा S2, दिस में S2 जाएगा अब की बार। तो कहने का मतलब है दिस क्या करता है, दिस एक कीवर्ड है जो बेसिकली पॉइंट करता है यहाँ पर करंट ऑब्जेक्ट को। तो S2 के लिए कॉल होगा तो दिस में S2 आएगा, S1 के लिए कॉल होगा तो दिस में S1 आएगा। तो इसको आप ना भी लिखें तो भी चलेगा और इसको लिख देंगे तो भी सही रहेगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब दिस में बेसिकली करंट ऑब्जेक्ट होता है। अब करंट ऑब्जेक्ट मतलब S1 के लिए कॉल होगा तो दिस में S1 रहेगा, तो S1 के नेम में नेम जाएगा, S1 के रोल नंबर में रोल नंबर जाएगा। S2 के लिए कॉल होगा तो दिस में आपकी बार S2 आ जाएगा। तो दिस एक क्या करता है, पॉइंट करता है करंट ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये था यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे हमने देखा। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में ये ज़रूरी नहीं है, हमने ये भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे मोर देन वन कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं। ये एक क्लास में एक साथ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है और कॉपी कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है। अब ये तो हमने समझा था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब इसको ऐसे भी लिखेंगे तो भी ये सही रहेगा। इसमें आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने पढ़ा था कि एक क्लास में एक साथ मोर देन वन कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी इसमें हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसमें कुछ लिखें या ना लिखें, और इसमें लिख सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल नेम है उसमें हम कुछ भी असाइन कर सकते हैं, लेट से नन इनिशियलाइज, ठीक है। और रोल नंबर में भी लेट से हम कुछ भी असाइन कर सकते हैं, या फिर मैं 0 असाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको रन करूँगा तो भी ये आराम से रन होगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, ठीक है, मोर देन वन कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। अब अगर हम सिंपल यहाँ पे जैसे S1 बनाएंगे तो अब ये उसी के अकॉर्डिंग कॉल होगा कि हम ऑब्जेक्ट कैसा बना रहे हैं। जैसे S1 बनाया तो मैंने इसमें पास किया 2 पैरामीटर, तो अब वही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसमें 2 पैरामीटर्स होंगे, जिसमें 2 पैरामीटर है तो यही कॉल होगा। S2 कॉल किया तो S2 में 2 पैरामीटर है तो यही कॉल होगा, कोई भी एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, सारे कंस्ट्रक्टर एक साथ कॉल नहीं होंगे। तो इसमें 2 पैरामीटर हैं तो वही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसमें 2 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अगर मैं लेट से यहाँ पर मैं एक S3 नाम का ऑब्जेक्ट और बना देता हूँ, लेट से स्टूडेंट S3, ठीक है। तो S3 में मैं कुछ भी पास नहीं कर रहा हूँ, तो अब की बार कौन सा कॉल होगा, अब की बार ये कॉल हो जाएगा जिसमें कुछ भी पैरामीटर नहीं है। तो S3 और मैं लेट से प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे मैं S3 का लेट से मैं यहाँ पे नेम प्रिंट करके देखता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका नेम प्रिंट करूँगा तो उसमें नन जाएगा, क्योंकि S3 में कोई पैरामीटर नहीं है पास किए हैं, तो ये कॉल होगा यहाँ पे इसमें, तो इसका नेम में नन असाइन हो जाएगा। तो अगर मैं S3 का नेम यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो आप देखेंगे उसमें यहाँ पे नन असाइन हो जाएगा, देख सकते हैं नन असाइन हो चुका है। तो जो भी जिस तरीके का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसमें पैरामीटर पास करेंगे तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसमें कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे पास हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे देखा। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उनका क्या यूज है वो भी आपको यहाँ पे अब समझ आ रहा होगा। सो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने बात की यहाँ पे
पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में, जो कि उसका थर्ड टाइप और लास्ट टाइप होने वाला है कॉपी कंस्ट्रक्टर। सो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज़ और ट्यूटोरियल्स यहाँ पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।